गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा पढ़ेंगे और नाभिक की और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पढ़ेंगे और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पढ़ेंगे। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के साथ साथ प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन और नाभिकों की द्रव्यमान संख्या के बीच एक ग्राफ खींचा जाएगा जिसको कि बंधन वक्र कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा वक्र के बारे में पढ़ेंगे। बंधन ऊर्जा वक्र के बारे में पढ़ेंगे और बंधन ऊर्जा वक्र से प्राप्त निष्कर्षों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग देखिए बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया में कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है और उस द्रव्यमान के तुल्य कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो यही ऊर्जा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांधे रखती है। तो अतः नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करने के लिए, दूर दूर करने के लिए किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इसी ऊर्जा को हम लोग नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम लोग कहें तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है कि नाभिक के सभी न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अनंत दूर दूर तक करने के लिए जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम लोग नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो हो गया नाभिक की बंधन ऊर्जा की एक जानकारी कि जब नाभिक का निर्माण होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करते हैं और निर्माण की प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। इस लुप्त द्रव्यमान के कारण कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इसी ऊर्जा के कारण नाभिक के अंदर न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं। तो न्यूक्लियनों को अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दूर दूर करने के लिए किसी बाह्य स्रोत से जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी ऊर्जा को ही हम लोग नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है? किसी नाभिक को तोड़ने के लिए, मतलब नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दूर दूर करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक तत्व है 11 23, मान लीजिए कि एक तत्व है 11 23, इसकी जो कुल बंधन ऊर्जा है वो मान लीजिए कि 69 और इसके नाभिक में जो न्यूक्लियनों की संख्या है वो 23 है। तो 23 का भाग कर देंगे, कुल बंधन ऊर्जा में 23 का भाग कर देंगे तो 3 प्राप्त होगा। यानी कि 3 बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, 3 बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियन को तोड़ने में 3 ऊर्जा खर्च हो रही है। तो 69 न्यूक्लियन को तोड़ने में 23 या 69 कुल बंधन ऊर्जा 69 लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब कुल बंधन ऊर्जा को किसी नाभिक की जो कुल बंधन ऊर्जा होती है उस ऊर्जा में नाभिक की कुल द्रव्यमान संख्या से भाग दे देंगे तो जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहेंगे। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। दूसरी चीज हम लोग चलते हैं कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा या फिर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के बीच बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है। इस ग्राफ को बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। इस ग्राफ को बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। मतलब पूछा जाए कि बंधन ऊर्जा वक्र किसे कहते हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बंधन ऊर्जा वक्र किसे कहते हैं? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उस ग्राफ से प्राप्त वक्र को ही बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंधन ऊर्जा वक्र से कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं, ये समझाइए। तो बंधन ऊर्जा वक्र से कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं ये समझाने के लिए हम लोग इस चित्र को देखते हैं। ये देखिए एक बंधन ऊर्जा वक्र है। बंधन ऊर्जा वक्र द्रव्यमान संख्या ए यानी एटॉमिक नंबर और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के बीच खींचा हुआ वक्र, इसी को बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा वक्र किसी नाभिक के द्रव्यमान संख्या और उस नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के बीच खींचे हुए ग्राफ को हम लोग बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। इधर देखिए यहाँ पे 0 लिखा है, ये 20 लिखा है, ये 40 लिखा है, ये 60 लिखा है, 80 लिखा है, 100 लिखा है, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 20 द्रव्यमान संख्या का अंतर बढ़ाया गया। इधर मतलब द्रव्यमान संख्या बढ़ रहा है धीरे धीरे
240 तक। और इधर की तरफ वाई अक्ष पे एक MeV 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, इसी तरह से ऊपर भी। तो ग्राफ खींचा गया बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के बीच ये ग्राफ खींचा गया है। तो ये जो वक्र है आपका बंधन ऊर्जा वक्र है। बंधन ऊर्जा वक्र देखिए यहाँ पे 1:2 यानी कि ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए He4 यानी कि हीलियम का नाभिक है। यहाँ पे देखिए कार्बन C12 है। यहाँ पे UNI निकिल 14 है। 14 के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन 16 है। यहाँ पे फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है। और यहाँ पे आयरन जिसका परमाणु क्रमांक 56 है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ उतर रहा है, चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो इस ग्राफ को हम लोग बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा वक्र में अगर हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ पे है आपका 40, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे ले ले, यहाँ है 40, यहाँ पे है 60। तो इसके बीच मतलब यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, तो यहाँ इसके बीच में ठीक 50 है। तो 50 से ग्राफ ऊपर जाता है तो यहाँ पहुँचता है। और ये वाला हिस्सा 80 है, ये वाला हिस्सा 80 है। तो ये 50 है, ये 60 है, ये 80 है। ऐसे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 50 से 80 तक है, ऐसे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 50 से लेकर के 80 तक है। तो 50 से 80 तक का जो वक्र है वो सपाट है। तो इससे पता चलता है कि जिन परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या, जिन नाभिकों का द्रव्यमान संख्या 50 से लेकर 80 तक है, उनकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इस सामने यहाँ से सीधे चलेंगे ऐसे, तो उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.5 MeV है। यहाँ पे 8.5 होगा, ये 8 है, ये 9 है, बीच में 8.5 MeV है। तो जिन नाभिकों की बंधन ऊर्जा अधिक होती है वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। जिन नाभिकों की बंधन ऊर्जा अधिक होती है वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्राफ से कि जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 50 से 80 तक है, उनकी बंधन ऊर्जा 8.5 MeV है। इससे यह स्पष्ट है कि 50 से 80 तक द्रव्यमान संख्या वाले जो नाभिक हैं वो ज़्यादा स्थायी है, वो ज़्यादा स्थायी है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, ऐसे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 80 से अधिक है, ऐसे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 80 से अधिक है। यहाँ पे देखिए ये 80 वाला ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे 80, तो 80 से अधिक है, तो 80 के नीचे यह ग्राफ धीरे धीरे नीचे लटकने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जिन ग्राफ से पता चलता है कि जिन नाभिकों का द्रव्यमान संख्या 80 से अधिक है, उनकी बंधन ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, धीरे धीरे नीचे आने लगती है, उनकी बंधन ऊर्जा धीरे धीरे नीचे आने लगती है। इससे यह पता चलता है कि ऐसे नाभिक थोड़ा कम स्थायी है। मतलब जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 80 से अधिक है, वे नाभिक कम स्थायी है। 80 से 50 से 80 तक ज़्यादा स्थायी है, और जिनकी 80 से अधिक है, 80 से लेकर के अधिक का मतलब 240 तक, वो थोड़ा कम स्थायी है। फिर ग्राफ का तीसरा हिस्सा देखते हैं। ग्राफ का तीसरा हिस्सा देखते हैं कि जिन नाभिकों का द्रव्यमान संख्या 50 से कम है, यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा 50 है, 50 से कम वाले का ग्राफ नीचे होने लगता है, ठीक ना। इसका मतलब जिन नाभिकों का द्रव्यमान संख्या 50 से कम है, उनकी बंधन ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होने लगती है, उनकी बंधन ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और 20, यहाँ पे देखिए ये 20 है, 20 के बाद तो ग्राफ के नीचे आने लगता है। और जिन नाभिकों का द्रव्यमान संख्या 20 से कम है, यह नाभिक जो है 20 से कम वाले नाभिकों के लिए यह ग्राफ तेजी से नीचे गिरने लगता है। यह ग्राफ 20 से, हम कह सकते हैं कि इस चित्र से यह पता चलता है कि 20 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो तेजी से कम होने लगती है। तेजी से कम होने लगती है का मतलब हो गया कि ऐसे नाभिक और कम स्थायी है, जो नाभिक है वो कम स्थायी है। तो यहाँ पे वो देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं 4, 12, 16, 4 का पहाड़ा याद कर लीजिए। 4, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। ऐसे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 4 है, 12 है, 16 है, यानी कि He4, C12 और ऑक्सीजन
16 अपने अपने समीप के नाभिकों से समीप के नाभिकों से ज़्यादा अस्थायी है, अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ा ऊपर चला गया है, कार्बन भी यहाँ से नीचे से ऊपर चला गया है, हीलियम है हीलियम भी यहाँ से हाइड्रोजन से सीधे ऊपर चला गया है। हीलियम का 4 है, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन 2 है और हीलियम 4 है। तो जिन नाभिकों का द्रव्यमान संख्या 4, 12 और 16 है, जैसे कि हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो नाभिक है अपने अपने समीप के नाभिकों से ज़्यादा ऊंचे वाले ग्राफ पर है, मतलब ज़्यादा अस्थायी है। तो ये ज़्यादा अस्थायी है। इसके बाद एक चीज इसमें यह भी देखना है कि 20 से कम द्रव्यमान संख्या वाले जो नाभिक है उनका जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तेजी से घटने लगता है। जैसे कि 20 से कम देखें हम लोग, यहाँ पे देखिए ये द्रव्यमान संख्या 0 है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 2 है। तो 2 द्रव्यमान संख्या भारी हाइड्रोजन का है। जैसे कि भारी हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या जिसका 2 है, इसका जो बंधन ऊर्जा है वो यहाँ पे इस सामने का मतलब केवल 1.1 MeV है। भारी हाइड्रोजन का जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो केवल 1.1 MeV, मतलब ये कम अस्थायी तत्व है। तो इस ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो ये ग्राफ बीच में यहाँ पर थोड़ा ऊंचा है और इधर आगे जाने पर द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर ग्राफ नीचे होने लगता है, और इस ग्राफ को पीछे जाने पर ये ग्राफ नीचे आने लगता है। मतलब द्रव्यमान संख्या जब बढ़ता है तब भी ग्राफ नीचे आने लगता है, और द्रव्यमान संख्या जब घटता है 50 से नीचे घटता है तब भी ग्राफ नीचे आने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि 50 से 80 तक वाले जो तत्व हैं वो ज़्यादा अस्थायी हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ऊपर है, यानी इनका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक है। और ऐसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या 80 से अधिक है वो ग्राफ नीचे जाने लगता है, उनके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होने लगता है, अर्थात ये कम अस्थायी नाभिक है। और जिन नाभिकों का द्रव्यमान संख्या 50 से कम होता है वो भी कम अस्थायी है। तो 3 कैटेगरी हो गई। एक हो गया 50 से 80 तक बहुत अस्थायी नाभिक है, और इधर हो गया आपका 50 से, इधर हो गया आपका 0 से 50 तक, ये कम अस्थायी है। और इधर हो गया आपका 80 से 240 तक, ये ज़्यादा अस्थायी है, ये कम अस्थायी है, ये भी कम अस्थायी है।